हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आप पढ़ोगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 9 और नए साम्राज्य और राज्य। ये अध्याय का नाम है। ठीक है, इसके पहले मैंने दोस्तों 1 से 8 तक का पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख डालिए, शुरू से पूरा देख डालिए। अगर अभी आपने जो है नए आए हैं भाई वीडियो पे, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास से संबंधित और विषयों से संबंधित जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा वीडियो। एनसीईआरटी आप जानते हैं कि कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक जो है, जो एनसीईआरटी का मैटर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ दिखता है, अरविंद राजा बना। ठीक है, अब देखिए इसे जो है, अरविंद अपने स्कूल खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट लिखा है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। ठीक, इसे आप देखिए। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कई जगह प्रशस्ति पढ़ते थे। ठीक है, तो उसका मतलब आपको लेकर कन्फ्यूजन हो सकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, होता है। तो यही एनसीईआरटी का दोस्तों किताब का फ़ायदा है कि पूरा एकदम हर पॉइंट पे आपको छोटी से छोटी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से जो शब्दावलियाँ हैं वो समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इससे आगे आप जो भी पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे और जो किताबें पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत समझने में आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है वीडियो आप लोग देखिए और पूरा देखिए। ठीक है, और देखिए, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब आइए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है, देखिए, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, प्रशस्ति यहाँ क्लियर है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशंसा। ठीक, अब देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त। देखिए, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों,
तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए कह रहे हैं, यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार का युद्ध लड़ते थे। देख रहे हैं ना, तो अब ये स्रोत भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ जब उस समय के युद्धों में किस तरह के हथियार प्रयोग होते थे। देखिए कुठार हैं, कुल्हाड़ी, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, ठीक है, तथा अन्य सैकड़ों हथियार, है ना। तो ये सब सारे युद्ध में प्रयोग होते थे। अब देखिए इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। अब देखिए, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो आइए पहले मानचित्र आपको दिखा दें भाई। 89, ये देखिए मानचित्र 7 और प्रमुख नगर तथा नए तथा राज्य। अब इसमें हरे रंग से ये बता रहे हैं भाई, तो ये है हरा रंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये भाई हो गया हरा रंग। अब क्या है, आगे क्या बता रहे हैं इसमें, तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी तथा नीले रंग के भी मिलेंगे। अच्छा भाई, तो देख लीजिए, ये देखिए आपका लाल रंग में दिख रहे हैं। सॉरी, ये हो गया। ठीक, आगे देखिए आप, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के रूप में उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब देखिए जो हरे रंग का है, ये देखिए दोस्तों, जो हरे रंग का है पूरा क्षेत्र, इसको जो है आर्यावर्त है, और आर्यावर्त को पूरा जो है सारे जो 9 राजाएं थे ना, ये देखिए 9 राजा आधार पर हरे रंग के क्षेत्र को 9 शासकों, यहाँ पे 9 शासक जो है शासन करते थे। ये स्थान, ये पूरा जो क्षेत्र है हरा वाला, आर्यावर्त कहा जाता है। आप महाभारत में भी देखते होंगे आर्यावर्त, है ना। तो ये क्षेत्र आर्यावर्त का है, और इस क्षेत्र को पूरे समुद्रगुप्त ने हरा करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है शासकों को पराजित करके समुद्रगुप्त ने ये पूरे क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सभी क्षेत्र जो है इसमें आ रहे हैं। आप आ जाइए अगला पॉइंट, अगला देखिए, इसमें अगले में क्या बता रहे हैं। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियां को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अब ये देखिए क्या है, दक्षिणापथ के हैं और लाल बिंदु में दिखाए गए हैं। अब आइए भाई लाल बिंदु को भी देखिए, ये देखिए, है ना, ये आपका लाल बिंदु दिख रहा है। तो ये जो है, तो देखिए ये लाल बिंदु
आपका यहाँ पे ये जो है राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया और उसके बाद फिर जो है उनको वापस कर दिया। ठीक है, और आ जाइए अगला। आप देखिए नंबर 3, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग का रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ, ठीक है, अध्याय 5 याद करो, आते थे। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो अब देखिए पड़ोसी देशों का जो है आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। अब ये देखिए पड़ोसी देशों को देख लीजिए, बैगनी रंग का, ये देख रहे हैं ना, ये बैगनी रंग का घेरा पूरा आप देख पा रहे हो, ये पड़ोसी देश है, ये है ना। तो ये समुद्रगुप्त की ये सारा एरिया आपका जो है पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र जो है आपके पड़ोसी हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ है। गढ़ और संघ आपको मैंने बताया था। ठीक है, आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब आ जाइए पॉइंट 4 क्या लिखा है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ठीक है, अब नीले रंग से रंगा आप देख लो भाई, ये देखो आप, ये आप देखो एरिया जो है नीले रंग से रंगा गया है ना। तो नीले रंग वाला आपका क्या हो गया, और यहाँ देखिए नीले रंग का नीचे श्रीलंका भी है ना। तो इनके साथ जो है क्या हुआ है, ये बाह्य इलाके जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ठीक, अब आपको मैप द्वारा अच्छे से आप समझ गए होंगे। और देखिए मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, ठीक है, अब तो प्रयागराज नाम हो गया है। अब प्रयाग प्राचीन समय में प्रयाग नाम था, फिर इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज हो गया है अब। ठीक है, का पुराना नाम है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना ढूंढो, ये गुप्त शासन का महत्वपूर्ण केंद्र थे। उज्जैन और पटना जो है ढूंढो और गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब देखिए उज्जैन और पटना, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये देखिए पाटलिपुत्र है आपका, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उज्जैन है। तो ये दोनों क्या थे, ये आपके पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये जो है गुप्त वंश के, आप देखिए यहाँ पे गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, इसमें समय मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये मैप जो है ना आपके दिमाग में मैं बैठाना चाह रहा हूँ कि दिमाग से पूरा आपको जो है बैठ जाए कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है, कि आप जब किताब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि मैप में कहाँ होता है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा देर तक इसे बता रहा हूँ कि समझ में आपको अच्छे से आ जाए और हर चीज़ें आप समझ लें। आगे देखिए आर्यावर्त तथा दक्षिणा पथ के राज्यों के साथ समुद्र के व्यवहार में क्या अंतर था। अब देखिए यहाँ पे
सवाल भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। अब देखिए आर्यावर्त पे तो भाई उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है, ये देखिए आप हरे में है, पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इसको जो है दक्षिणापथ को विजय किए और फिर वापस से दे दिए शासन करने के लिए। तो ये आपको अंतर दिख रहा है व्यवहार में, अंतर में, ठीक है। अब देखिए क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई दे रहा है? अब आप लोग बताइए किस इस अंतर के पीछे आपको कोई कारण दिखाई दे रहा है? भाई मुझे एक कारण तो आप देखिए कि ये जो है 9 राजा ये पास में ही थे और ये क्षेत्र पूरा कब्जा किया, मतलब शासन किया जा सकता था, पास में था, है ना। और दक्षिणापथ क्या था कि दूर था, ज़्यादा दूरी थी, तो प्रशासनिक असुविधा भी हो सकती थी, है ना। और आपके हिसाब से बताइए कि क्या कारण था कि क्यों जो है ये जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। एक इस क्षेत्र को पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र को जो है जीत कर वापस कर दिया। अब आपके हिसाब से और क्या कारण है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और देखिए यहाँ पे नगद, एक बार मैं इरेज करके और बता दूं आपको, कुछ नगर उगर भी लिखे हैं, इसे भी आप देख लीजिए। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन इसको आपको देखे रहिए, है ना। देखेंगे तभी समझ में। देखिए नगर, काली में नगर हैं, यहाँ पे देखिए महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार, ये सब देखिए नगर हैं। और ये जो देखिए रेड में आपको दिख रहे हैं, एक और है गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। ये देखिए गुप्त वंश द्वारा जीते गए ये नगर हैं, रेड में आप देख रहे हैं ना। और ये सब सारे नगर हैं, देखिए कन्नौज नगर, प्रयाग है, मथुरा है, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, है ना, ये सब नगर आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐहोल, अजंता, थानेसर, ये सब नगर हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अगला पॉइंट है वंशावलियाँ, ठीक है, इसे आप देखिए। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, ठीक है। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, है ना। इसको आप जो है सीरियल से लगा सकते हैं। भाई राजा छोटा है और उसके कम प्रदेश हैं, महाराजा उससे बड़ा है, अधिराजा, महाराजा, अधिराजा उसके थोड़े प्रदेश ज़्यादा हैं, और महाराजा, अब जैसे देखिए महाराजा क्या है कि अब कई शासकों को हराया, जैसे समुद्रगुप्त है ना, और कई जगहों पे इन्होंने कब्जा किया, तो बड़ा पद हो गया ना, बड़ा जो है रुतबा हो गया। तो इस तरह का जो है चीज़ें हैं। अगर राजा है उसका क्षेत्र थोड़ा रुतबा कम है, और महाराजा है उसका रुतबा ज़्यादा है, उसके क्षेत्र ज़्यादा हैं, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे विक्रम संवत। विक्रम संवत इसे आप समझिए, देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप में गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत का स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। विक्रम संवत भी आप पढ़ते होंगे तो ये आपको जानकारी प्राप्त हो गई।
आइए आगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाता है जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। ठीक है, इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, इसे आप देखिए। इनको इस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी का पता चलता है। जैसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। आगे हर्ष अपने पिता के हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। वह अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज, ठीक है, मानचित्र 7 और पृष्ठ 89 देख लो भाई। इसको आप, कन्नौज कहाँ पे है, ये देखो कन्नौज आपका यहाँ पे है। ठीक, कन्नौज के शासक बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, दक्कन की ओर आगे बढ़े कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, आगे देखिए। भारत का राजनीतिक मानचित्र, ये आप, ठीक है, ये तो काफ़ी देख लिया आपने मानचित्र। पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इसे देखिए। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलिकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशस्ति मतलब आप समझ गए हैं, प्रशंसा। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलिकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला। ठीक, रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए। अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलिकेशिन द्वितीय पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आगे देखिए, वे कौन अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। अध्याय 8। अब आगे देखिए, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखिए, पहले के राजाओं की तरह राजाओं की भूमि सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है,
प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक शक्ति वाले लोगों को जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तौर पर देखें आप, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसा कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा माते अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संत विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। नगर श्रेष्ठी यहाँ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले के नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, इस तरह नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना, इसे आप देखिए। कुछ राजा अपनी अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उन्हें कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, दक्षिण के राज्यों की सभाएं, इसे आप देखिए। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें एक था ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन, जिन्हें सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय ब्रह्म मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने के आम लोग, अब देखिए आम लोग कैसे थे, इसे आप देखिए। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो कुछ उदाहरण देखें। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। जबकि उसका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया और पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। चलिए आगे देखिए। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार संपर्क से बचाते थे। यानी वो जो है
क्या है कि भाई ये अछूत माना जाता था इनको। इनको न तो वो कोई देखे और न तो ये इनको मतलब छू न ले कि इनका भ्रष्ट हो जाए धर्म, ऐसा था। ठीक है, आगे देखिए, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। देखिए, राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें, बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। सारी चीज़ें ठेले गाड़ियाँ, ऊँटों, हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलती रहती थी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश, विध्वंस, निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जूते, बैल, हल भर जो है इस हलचल भरे माहौल में डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते थे, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है, तो ये आपका अध्याय दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तिथि आप देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन शासन कब था? 1400 साल पहले। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अध्याय कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में आपने अध्याय 9 जो है नए साम्राज्य, नए राज्य, कक्षा 6 इतिहास की बुक, NCERT की बुक आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक भाई आपने देख लिया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनको भी अच्छी नॉलेज हो सके। ठीक है, तो बस दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक दिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।